हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइटेड इशू जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर। रिसेंटली राज्यसभा में हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा एक कमेंट किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर, तो उसी कंटेक्स्ट में हम इस पूरे इशू को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में हम इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। ओनली आईएएस के प्रीलिम्स प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं और हम आपके लिए इसी क्रम में एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो बहुत ही कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाती है। इसके ऑनलाइन प्राइस केवल 2000 रुपीज़ हैं और ऑफलाइन प्राइस 4000 रुपीज़ हैं। यहाँ आपको 34 टेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें 7 टेस्ट सीसेट के भी इंक्लूडेड रहेंगे। इसमें हम आपको अप्रोच सेशन एंड मेंटोरशिप सेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर टॉपिक के बारे में आपको डायरेक्ट करना कि आप किस डायरेक्शन में उसको प्रिपेयर करेंगे। हम आपको मल्टीपल रिवीजन में यहाँ अपने शेड्यूल के माध्यम से आपके सिलेबस को कवर करा देंगे। तो अगर आप स्ट्रिक्टली हमारे शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आप 2 से 3 टाइम्स अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे। करंट अफेयर्स एक बहुत ही चैलेंजिंग पोर्शन होता है यूपीएससी में। ऐसे में हम आपके लिए 1.5 साल का करंट अफेयर्स इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर बेटर ग्रिप बनाने के लिए करंट अफेयर्स पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों ही एस्पिरेंट के लिए ये बैच अवेलेबल रहेगा। और इसमें एनरोल करने से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप हमसे कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को और वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो रिसेंटली हुआ क्या है, हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर कुछ कमेंट किए हैं। आपने देखा होगा अक्सर हमारे देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में कुछ ना कुछ टसल चलता रहता है, कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। ऐसे ही पार्लियामेंट और जुडिशरी का टकराव आपस में होता रहता है। तो उसी क्रम में हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ कमेंट किए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज कर दिया है। उन्होंने ये बोला कि कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनजेएसी एक्ट को रद्द कर दिया गया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसको स्ट्रक डाउन करना बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर काफी गलत है। ओके, अब यहां पर देखिए, इससे पहले भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत कुछ क्रिटिसिज्म किया है इसका। उन्होंने ये बोला है कि एनजेएसी एक्ट को रद्द करना हमारी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के लिए एक प्रकार का सीवियर कॉम्प्रोमाइज है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मतलब होता है हमारे देश की पार्लियामेंट स्वतंत्र है और वो किसी भी भय के बिना या फिर किसी दबाव के बिना अपने देश के लोगों के लिए कोई भी कानून बना सकती है। बट चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी एक्ट को रद्द कर दिया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आधार पर, इसलिए ये हमारी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के लिए एक सीवियर कॉम्प्रोमाइज है। ओके, उसके अलावा ये लोगों की जो विल है, मतलब लोकतांत्रिक भावना है, उसके भी अगेंस्ट जाता है, क्योंकि लोगों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है पार्लियामेंट में, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश के लोगों के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे में अगर वो स्वतंत्र रूप से कोई कानून बना रहे हैं और उसको जुडिशरी स्ट्रक डाउन कर रहा है, तो ये लोकतांत्रिक भावना के भी अगेंस्ट जा रहा है। इस प्रकार के कमेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा यहां किए गए हैं। अब ये टॉपिक हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसका रेलिवेंस क्या है? देखिए, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको मैं। 2017 में मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था और डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस करना था, जो उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट के बारे में दिया है। और आपको यह बताना था कि इस एक्ट को रेफरेंस लेते हुए आप ये बताएं कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है हायर जुडिशरी में, वो किस प्रकार से हो रहा है, उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बताना है, नेगेटिव बताना है, और फाइनली आपको एक कंक्लूजन बताना था। ठीक है, तो ये तो हो गया मेंस का क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। जैसे 2020 का प्रीलिम्स का आप पेपर देखेंगे तो यहां सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट यहां कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर टर्म को मेंशन किया गया है और इसके अंतर्गत फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी को बताया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट रखा गया है, जिससे कि हम अपने सिटीजन की लिबर्टी को प्रिजर्व कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आदर्श हैं उनको संरक्षित रख सकते हैं।
अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप मिल जाएंगे डिस्कशन के दौरान, और तो अच्छे से आप लोगों को फोकस करके इस चीज को समझना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होती क्या है और ये कहां से आई है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक प्रकार का जुडिशियल रिव्यू है। एज नेम सजेस्ट, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जहां पर जुडिशियरी किसी एक पर्टिकुलर कानून को या फिर किसी रूल को रिव्यू करने का काम करती है कि ये लीगल है कि नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। अगर कहीं पर जुडिशरी को लगेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है तो उस पर्टिकुलर लॉ को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद ये इवॉल्व कैसे होता है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जजमेंट में अचानक से बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया। तो ये केस बेसिकली 1973 का था, केशवानंद भारती केस, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया गया था। लेकिन इससे पहले के और जो केसेस हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं पहले के, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब इस केस में हुआ क्या था, बेसिकली केशवानंद भारती वाले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें 13 जजेस की लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी। अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच ये थी। 13 जजेस यहां पर बैठे थे और उन्होंने 7-6 के वर्डिक्ट से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने ये बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो भी कंपोनेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं वो अनअवॉइडेबल हैं, मतलब उन्हें आप अमेंड नहीं कर सकते और उनका वायलेशन नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की हमें आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता इसलिए है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको अगर आप अमेंड कर दें या फिर रिमूव कर दें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रेलिवेंस ही खत्म हो जाएगा। लाइक हमारी प्रियम्बल में एक टर्म यूज होता है डेमोक्रेसी। अब इस डेमोक्रेसी वर्ड को आप सीधे ऑटोक्रेसी से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, तो पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा एक ही बार में, एक ही शब्द को चेंज करने से। उसके बाद एक शब्द है हमारे यहां सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को आप चेंज कर दीजिए तो पूरे का पूरा जो हमारे देश में सिस्टम चला रहा है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे फीचर्स को हम अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन्हें अमेंडमेंट कर दिया तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। उसके बाद ये हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर लागू होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्पेशली जो कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का वायलेशन कर रहे होते हैं या फिर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी हमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आपका आर्टिकल 19 और 21 वायलेट कर दिया जाए तो ऐसे में ना तो आपको बोलने का अधिकार मिलेगा, ना आपको घर से बाहर जाने का अधिकार मिलेगा और ना ही आपके जीवन की स्वतंत्रता बची रहेगी। तो ऐसे में केवल 2 आर्टिकल को अमेंड करके आप बहुत व्यापक स्तर पर परिवर्तन ला सकते हैं पूरे देश में। इसलिए हमें अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस डॉक्ट्रिन की आवश्यकता है। उसके बाद यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट पर एक प्रकार से अंकुश लगाने का काम करती है, एक प्रकार से चेक लगाने का काम करती है। देखिए, होता क्या है, जब भी हमारे देश में किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को मेजोरिटी मिल जाती है और फुल मेजोरिटी मिल जाए तो ऐसे में संभावना यह होती है कि शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। लाइक मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आपको 2/3 अमेंडमेंट चाहिए होता है, ठीक है, 2/3 व्यक्तियों का अमेंडमेंट चाहिए होता है। लेकिन ऐसे में किसी व्यक्ति को मान लीजिए फुल मेजोरिटी मिल जाती है तो वो इस फुल मेजोरिटी का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट कर सकता है अपनी मेजोरिटी के आधार पर। और अगर वो अपनी मर्जी से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे तो फिर तो हमारे देश में स्वतंत्रता रह ही नहीं जाएगी। तो इसीलिए एक चेक लगाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की कि ये आखिर आया कहां से। तो इसका ओरिजिन आप देख सकते हैं जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में।
वहां पर नाजी रिजीम जब आई थी तो उन्हें बहुत सारे लॉ को अमेंड करना था अपने अनुसार। तो इसके लिए वो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। वहां की जुडिशरी ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल को बनाए रखने के लिए इस जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो एक तो ये बैकग्राउंड हो गया इसका। इसके बाद अगर हमारे देश की सिचुएशन की बात करें, हमारे देश में क्या कुछ चल रहा था उस समय पे, तो हमारे देश में बहुत व्यापक परिवर्तन लाए जा रहे थे। जैसे हमारे देश में एक तो हो रहा था लैंड रिफॉर्म, है ना, उससे संबंधित कानून लाए जा रहे थे, परिवर्तन कर दिया गया था इसको। बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जा रहा था। इसके अलावा प्रीवी पर्स के कॉन्सेप्ट को भी अबॉलिश कर दिया गया था, जहां पर प्रिंसली स्टेट को कुछ अनुदान दिए जाते थे। इस कॉन्सेप्ट को भी खत्म कर दिया था। अब यहां पर हम जब व्यापक परिवर्तन ला रहे हैं अपने देश में, तो हमारी पार्लियामेंट को एक आवश्यकता पड़ी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की पावर को भी अपने पास ले लेते हैं। और इसीलिए इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रस्ताव पार्लियामेंट में रखा और उसे पारित करवा दिया। और इन्होंने उस कॉन्सेप्ट में ये रखा था, उस लॉ में ये रखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अपने अकॉर्डिंग अमेंड कर सकते हैं, और ये अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जुडिशरी के रिव्यू से बाहर रहेगा, है ना। तो अब देखिए कितना खतरनाक ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये बिल कितना खतरनाक हो सकता है। अगर इसको मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन ना किया होता तो आज शायद ही हमारे देश में डेमोक्रेसी बची होती। ओके, तो अब देखिए यहां पर आगे किस तरीके से चल रही हैं चीजें। सुप्रीम कोर्ट को अब यहां क्या करना था, सुप्रीम कोर्ट को इस लॉ का स्कोप चेक करना था कि ये लॉ कितना वैलिड है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारी डेमोक्रेसी पे। इन सभी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करना था। इसीलिए केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की बेंच बैठी थी और उन्होंने इस पर डिसीजन लिया था। यदि हम और इसके बैकग्राउंड की बात करें, कैसे ये इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, तो शंकरी प्रसाद केस 1951 में सबसे पहले ये मुद्दा आया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं और किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहें फंडामेंटल राइट में आपको अमेंडमेंट करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आर्टिकल 19 में आप कर सकते हैं, आर्टिकल 21 में आप कर सकते हैं। तो बहुत ही वेग सी पावर दे दी गई है यहां पर पार्लियामेंट को। ठीक है, बहुत मतलब उस पर कोई चेक ही नहीं है, अनलिमिटेड पावर आपने दे रखी थी। लेकिन गोलकनाथ जब केस आया 1967 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यू को चेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आप फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। और चूंकि फंडामेंटल राइट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ऐसे में पार्लियामेंट को यह लगा कि जुडिशरी ने हमारी पावर को छीन लिया है। ओके, तो ऐसे में फिर जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है और उसमें यह लिखा जाता है कि पार्लियामेंट मतलब हमारी पार्लियामेंट के पास स्वतंत्र शक्तियां हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती हैं और इसका कोई भी रिव्यू जुडिशरी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये बात आगे की जा रही है। देन इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती केस में 1973 में। और यहां पर बोला गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की पावर हालांकि पार्लियामेंट को दी हुई है, लेकिन पार्लियामेंट फिर भी कुछ बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकती। और इन्हीं बेसिक फीचर्स में बहुत सारी चीजें आएंगी जिनको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केशवानंद भारती केस के जजमेंट में कुछ बातें बोल दी गई, वही बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट खुद ये बोल रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता रहेगा और इसमें चीजों को ऐड किया जाता रहेगा। देन नेक्स्ट केस आया था मिनर्वा मिल्स केस, 1980 का ये केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम रूलिंग दी जो केशवानंद भारती में दी गई थी और इसके अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। ओके, तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब कुछ बेसिक फीचर्स देख लीजिए क्या क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, अभी मिनर्वा मिल्स केस में हमने देखा था, इसको भी बेसिक फीचर में रखा गया है। रूल ऑफ लॉ हो गया, फेडरलिज्म हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। एक भी वर्ड को चेंज करने से पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारे देश का वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को हम बेसिक फीचर में रखते हैं। उसके बाद 2015 की बात करें तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को रद्द कर दिया और यहां जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी एक
बेसिक फीचर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है जुडिशरी गवर्नमेंट के दोनों अंगों से अलग है, लाइक एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट किसी भी तरीके से दबाव नहीं बना सकती है जुडिशरी के ऊपर, ये कंप्लीटली स्वतंत्र रहेंगे। ओके, तो ये है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन। अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिटिसिज्म की, इनको किन आधार पे क्रिटिसाइज किया जाता है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म आता है कि सर आप बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं है, कहां है, आप टेक्स्ट दिखाइए, किस जगह पर लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप अपनी तरफ से ही कोई एक न्यू टेस्ट अप्लाई कर दे रहे हैं और इससे हमारी पार्लियामेंट की पावर को छीन ले रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार का एनक्रोचमेंट हो गया, आप हमारी शक्तियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो एक तो ये क्रिटिसिज्म आता है। उसके बाद दूसरा क्रिटिसिज्म ये आता है कि हमारे जो जजेस होते हैं वो अनइलेक्टेड हैं, और अनइलेक्टेड जज पार्लियामेंट के किसी कानून को रद्द कर दें, ये बात तो अच्छी नहीं है, ये तो हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लॉ बनाने की पावर होती है वो इलेक्टेड मेंबर्स को होती है, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स को होती है। अब रिप्रेजेंटेटिव्स कोई कानून बना रहे हैं, उसको अनइलेक्टेड जज रद्द कर दे रहे हैं, तो ये तो एंटी डेमोक्रेटिक हो गया। इस आधार पे भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। अब कुछ रेलिवेंस देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो ये हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इफेक्टिव बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। सर लिमिटेड गवर्नमेंट क्यों जरूरी है? देखिए, अगर गवर्नमेंट की शक्तियों पर लिमिटेशन नहीं होगा तो नागरिकों की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। लाइक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, ठीक है, जिसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ही ना हो। तो ऐसे में गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी जाए तो सबसे पहले तो वो आर्टिकल 21 छीन लेंगे। आर्टिकल 21 छीनने से होगा क्या, जितने भी गवर्नमेंट के विरोधी तत्व हैं उनको एक ही बार में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। ओके, अब विरोधी ही नहीं बचे गवर्नमेंट के, तो ऐसे में वो अपनी मनमानी तरीके से शासन को चला सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इफेक्टिव बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, यही हमारी गवर्नमेंट पे लिमिट लगाने का काम करता है। उसके बाद ये इंडियन डेमोक्रेसी को सेव करता है। इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे फेडरलिज्म हो गया, उसके बाद सेकुलरिज्म हो गया। तो इस तरीके के जो की कॉन्सेप्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए भी बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर इज इटसेल्फ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, ये एक दूसरे से अलग रहेंगे और ये स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। इस तरीके की बात यहां की गई है। अब सोचिए, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ऐसे में गवर्नमेंट के ऑर्गन्स आपस में ही टकराते रहते और ऐसे में कोई भी इफेक्टिव लॉ मेकिंग हमारे देश में नहीं हो पाती, रूल ऑफ लॉ हमारे देश में नहीं बन पाता। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये अपने आप में एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जो कि समय के साथ बदलता रहता है। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये एक फिक्स पैटर्न नहीं है। टाइम टू टाइम जैसे जैसे जुडिशरी को महसूस होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट होने लगे तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर में रख लिया जाएगा और ये हमारी ओपन सोसाइटी की जो चेंज होती हुई नीड है उनके अनुसार भी इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस हो गया। उसके बाद अब कुछ बात कर लेते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पर। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो भी डिस्कशन है, इनफ डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है, सिग्निफिकेंस, क्रिटिसिज्म। अब आप मेंस के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बात एनजेएसी पर की जाए तो आप यहां देख सकते हैं कि 2014 में हमारी पार्लियामेंट दो कानून लेकर आ रही है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल 99 अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा एनजेएसी एक्ट 2014। अब इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, यहां पर एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाने की बात की जा रही है जो कि हायर जुडिशरी में जजेस के अपॉइंटमेंट करने का काम करेगी, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब इनका ऑब्जेक्टिव था कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करना। सर कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत होता क्या है, अभी बेसिकली जितने भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उनको 5 जजेस के कॉलेजियम के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये रिकमेंडेशन देने का काम करते हैं, ये 5 जजेस रिकमेंडेशन देंगे कि इस पर्टिकुलर जज को आप यहां पर अपॉइंट कर दीजिए और उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर जजेस का अपॉइंटमेंट अभी तक किया जा रहा है। लेकिन इसमें इशू क्या आता है, इशू आता है ट्रांसपेरेंसी का। या मान लीजिए 5 ही जज हैं,
अब वो अपने परिवार के किसी सदस्य को भी जज बनाने की रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो भाई भतीजावाद जैसी जो प्रॉब्लम है वो यहां पर बढ़ रही थी, इसीलिए इस कमीशन को लाने की बात की गई थी। और इस कमीशन में कॉम्पोजिशन आप देखिए तो 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, यहां पर एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये भी एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। और इसके अलावा 2 एमिनेंट पर्सन यहां पर रखे गए थे जो कि सिविल सोसाइटी से हैं। अब ये 2 एमिनेंट पर्सन को कैसे नॉमिनेट किया जाता था, इनको नॉमिनेट किया जाना था। और नॉमिनेट किस तरीके से होते ये, इसमें प्राइम मिनिस्टर होते, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक कमेटी बनती और ये कमेटी मेंबर्स यहां पर इन एमिनेंट पर्सन को नॉमिनेट करने का काम करते। और इसके अलावा इनमें से एक एमिनेंट पर्सन SC, ST, OBC या फिर विमेन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहां पर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना है। अब इससे ज्यादा डिस्कशन करने के लिए यहां कुछ नहीं रह गया है। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन अब आप लोग मुझे बताएं। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। मतलब यहां पर एक अमेंडमेंट किया जा रहा है, 44th अमेंडमेंट, और उसमें प्राइम मिनिस्टर के जो जुडिशियल रिव्यू है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का, उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दिया है। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट था। अब हमने जितना भी डिस्कशन अभी तक किया है उसमें इन सारी चीजों को डिस्कस कर लिया गया है। अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या है। और मेंस का क्वेश्चन जो आया था NJAC पर, उसमें भी आपको सेम डिबेट लिखना है, वही क्रिटिसिज्म लिखना है, वही सिग्निफिकेंस लिखना है और फाइनली एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया। मिलते हैं करंट अफेयर्स के किसी न्यू टॉपिक में और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।